So hey channel, welcome to my guys. Wait a minute. So hey channel, welcome to my guys. So hey guys, this is your boy Montreal और आज की वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नए टॉपिक की, दैट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। हमारी जो स्टैट्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, एक है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैट्स में क्या होता है, आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका। इसमें क्या था कि भले ही आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों, लेकिन आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन क्वांटम स्टैट्स में थोड़ा सा उल्टा है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल भले हों, लेकिन आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे पार्टिकल्स अगर मैं आपको सेम दे दूँ, एक सेम कलर के पार्टिकल्स दे दूँ और सेम शेप और साइज के पार्टिकल्स दे दूँ, तो आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो इसी के अंदर आते हैं आपके फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इस स्टैटिस्टिक्स को एनरिको फर्मी और पॉल डिराक ने डिस्कवर किया था, लेकिन फर्मी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। डिराक उसके बाद इसे फर्दर आगे लेकर गए, इसलिए फर्मी का नाम पहले आता। अच्छा, बात कर लेते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है। आइसोलेटेड सिस्टम में जब भी मान लेता हूँ तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, एक आइसोलेटेड सिस्टम माना है, उसके अंदर n नंबर ऑफ फर्मियॉन्स हैं। मैं आगे बताऊंगा कि ये फर्मियॉन्स हैं क्या। तो चलिए देखते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आखिर होता क्या है। तो जैसा कि हमने बात किया कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की, तो ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पर? एनर्जी स्टेट्स लेवल के अंदर, ठीक है, किसी भी एक सिस्टम की। और इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि फॉलो करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि नो मोर देन 2 पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द सेम स्टेट। और इसके पार्टिकल्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भले ही फॉलो करते हो, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसका मतलब आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की कुछ और खासियत। अच्छा, तो ये स्टैटिस्टिक्स किस पार्टिकल्स में अप्लाई होती हैं? जो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं और जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, मतलब ये ऑर्डर नंबर में अपना स्पिन करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं, जो हाफ इंटीग्रल पार्टिकल हैं, हम इन्हीं को आगे जाके क्या कहते हैं? फर्मियॉन्स, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे थे, फर्मियॉन्स की। इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका स्पिन कैसा है? हाफ स्पिन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फर्मियॉन। एक टाइप है फर्मियॉन का। थर्ड है कि इनकी जो है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी एक फंक्शन देता हूँ फर्मियॉन्स का, तो वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया जिसको मैंने x y से डिनोट किया, तो उसका फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन में आया, मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। लेकिन अगर मैं एंटी सिमेट्रिक की बात कर दूं तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, समझ रहे? और एंटी सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा वहाँ पे? x y माइनस का। तो ये एक फंक्शन मैंने लिया है जो कि x और y की टर्म्स में है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, इनके कितने डिस्टिंग्विशल बेस हैं, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। W जो है यहाँ पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है, तो ये उसका फॉर्मूला जो है वो निकल के आएगा, और ये हम साक्षात आपके सामने प्रूव करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इस स्टैट्स की आती है वो क्या आती है? 1/e⁴ प्लस बीटा EI प्लस 1। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या था? e⁴ प्लस बीटा EI, और ये आप चेक कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में।
और ये भी मैं आपके सामने साक्षात प्रूव करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से। तो मान लेते हैं कि मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है जिसके अंदर n नंबर ऑफ फर्मियॉन्स हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम क्या है, v है, और ये फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फॉलो करने का मतलब क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, अब G1, G2 और Gk, ठीक है, ये मैंने क्या माने, नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स मान लिए हैं, जिनको मैंने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है 1 2 3 2 k तक, ठीक है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग G1 सेल की कितनी एनर्जी होगी, E1 एनर्जी होगी, ये मीन एनर्जी होगी हर एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स की उसके, ठीक है, तो ये कांस्टेंट निकलेगी। अच्छा, ऐसी G2 की E2 होगी और सो ऑन Gk की हमारी Ek होगी। अभी हमने बात की कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, तो आपको पता है कि हर एक सेल में या तो 0 पार्टिकल आ सकते हैं या तो 1 पार्टिकल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा पार्टिकल आपके नहीं आ सकते। तो इससे पता क्या चलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं या तो वो बराबर होंगे या तो वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ किससे, सेल से, ठीक है। तो हमने यही बात की थी अभी फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि ये मैंने कहा क्या है। सो ये ले लिया है मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम, और इनको कितने कंपार्टमेंट में बांट दिया है, कितने सेक्शंस में मैंने बांट दिया है, तो मैंने इनको k सेक्शंस में बांट दिया है। तो ये रहे वो k सेक्शन या फिर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये कहाँ तक चल रहा है, k तक चल रहा है, मतलब k कंपार्टमेंट्स तक, ठीक है। अच्छा, मैंने एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को उठाया, ठीक है, इसका क्या नाम है, G1, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होगी, E1, और इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज N1। तो ये मैं बात कर रहा था एक पर्टिकुलर या फिर ईच कंपार्टमेंट की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाए। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर आपको Ni पार्टिकल्स को Gi में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने उसके वेज हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं Gi(C)Ni फैक्टोरियल। कॉम्प्यूटेशन और परम्यूटेशन में आपने इसको पढ़ा ही होगा, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ। पहले सेल के लिए क्या होगा, G1(C)N1, यही होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अगले सेल के लिए क्या होगी, G2(C)N2, ये होगी, एंड सो ऑन टू Gk(C)Nk। तो मैंने कुछ करा नहीं है, ये जो सेल्स मैंने ले रखे हैं Gk तक, मैंने इनमें Nk पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं उसको और फर्दर एक्सप्लेन करके लिखूँ तो कैसे लिख सकते हो, वहाँ पे मैं W इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि Gi(C)Ni का फॉर्मूला क्या है, Gi फैक्टोरियल दैट इज G1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा N1 फैक्टोरियल, G1 माइनस N1 फैक्टोरियल, ये हमारी पहली कंडीशन। सेकंड में क्या है, G2 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, G2 माइनस N2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा, Gk फैक्टोरियल, Nk फैक्टोरियल पॉन में Gk माइनस Nk फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने इसको कैसे लिखा है। अच्छा, अगली अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये जो समेशन का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ समेशन Ni, तो इसका मतलब क्या है, N1 प्लस N2 टू Nk तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई लिखूँ तो पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे N1 N2 टू Nk, मतलब मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं समेशन की जगह यहाँ पे कौन सा वाला साइन लगाऊंगा, पाई का साइन लगाऊंगा, फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 टू K, Gi फैक्टोरियल अपॉन में Ni फैक्टोरियल फॉर्म में Gi माइनस Ni फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जैसा कि आपको पता है कि कभी भी हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम लॉग का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे आ जाएगा log w। अच्छा, log जब भी हम अप्लाई करते हैं पाई के केस में ये सिग्मा बन जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। i इज इक्वल्स टू 1 to k। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? log m अपॉन n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? log m माइनस n, यही होता है हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस n को ये पूरा मान लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, log gi फैक्टोरियल माइनस log ni फैक्टोरियल gi माइनस ni फैक्टोरियल, ये चीज़ आ गई है मेरी यहाँ पे, ठीक है। आपको एक और फॉर्मूला बताया कि log mn का फॉर्मूला, वो क्या होता है, log m प्लस log n। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं। अच्छा, log w इज इक्वल्स टू क्या आ जाए यहाँ पे, समेशन i 1 to k log gi फैक्टोरियल माइनस log ni फैक्टोरियल, ठीक है, ये ni है हमारा यहाँ पे, माइनस log gi माइनस ni फैक्टोरियल। अच्छा, आप बोलेंगे कि भैया आपने ये कैसे लिख दिया यहाँ पे log gi माइनस ni, तो माइनस का क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको मान रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टर्लिंग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या था आपका, log x फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, x log x माइनस x। इसी चीज़ का मैं आगे जाके यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैं इस इक्वेशन को स्टर्लिंग फॉर्मूला की हेल्प से कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसे, log w इज इक्वल्स टू समेशन वैसा ही रहेगा, i इज इक्वल्स टू 1 to k। अच्छा, log gi फैक्टोरियल था तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, gi log gi माइनस gi। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, x log x माइनस x ही किया है, माइनस उसके बाद था log ni फैक्टोरियल, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, ni log ni माइनस ni, ये लिख सकता हूँ मैं इसमें, x log x माइनस x ही बन रहा है, माइनस log gi माइनस ni का फैक्टोरियल था तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, gi माइनस ni log gi माइनस ni, x log x हो गया माइनस gi माइनस ni। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब मैं थोड़ा इसे खोल के लिख देता हूँ, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, log w इज इक्वल्स टू समेशन का साइन यहाँ पे आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1 to k gi log gi माइनस ni log ni प्लस ni, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उस वाली फॉर्म में। अच्छा, ये यहाँ पे प्लस gi माइनस ni कैसे है, क्योंकि माइनस का साइन पहले बाहर था तो अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ni माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो gi था हमारा, ठीक है, और ये प्लस gi था, ये दोनों कट गए हैं हमारा माइनस प्लस, और ये प्लस ni और माइनस ni ये दोनों के दोनों आपस में कट गए हैं। तो इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम इसे, सो फर्दर सॉल्व करके ये आ गई है इस टाइप की इक्वेशन। अच्छा, आपको पता है कि मुझे किसी भी चीज़ का अगर मैक्सिमा निकालना है तो मैं उसे क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ और उसके बाद में उसे ज़ीरो पुट कर देता हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन डिफ्रेंशिएशन का साइन मैं डेल से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। तो log w का क्या हो जाएगा, डेल log w इज इक्वल्स टू समेशन, तो वैसा ही रहेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to k। अच्छा, ये gi log gi ये पूरी की पूरी टर्म ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0 हमेशा, माइनस। अच्छा, ni log i, ni का क्या होगा, पहले ni को बाहर रखा, log ni का क्या होता है 1/ni, और फिर हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है ni इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा आया पूरा इसमें, प्लस log ni को इस बार बाहर रखेंगे और ni का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल ni आ जाएगा। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। अच्छा, माइनस पहली वाली टर्म को बाहर रखूँगा मैं ऐसे ही, gi माइनस ni 1/, आपको पता है कि log का किसी के साथ भी करता हूँ तो 1/gi माइनस ni, मतलब log x है तो 1/x हो जाता है, तो 1/gi माइनस ni। उसके बाद
फंक्शन का करता हूँ मैं डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस डेल एन आई, क्योंकि जी आई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब प्लस लॉग जी आई माइनस एन आई को मैं बाहर रखूँगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा यहाँ पे, जी आई माइनस एन आई का, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस डेल एन आई, यही चीज़ रहेगी और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है हमारी निकल के आती है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि डेल लॉग डब्ल्यू को मैंने कैसे इसको डिफरेंशिएट किया आगे जाके। अच्छा, आपको क्या पता है कि एन आई से एन आई कट गया तो माइनस डेल एन आई आ गया यहाँ पे, माइनस का साइन यहाँ बाहर आएगा, माइनस डेल एन आई लॉग एन आई। अच्छा, ये दोनों कट ही चुके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे डेल एन आई, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको तो माइनस माइनस ए प्लस और लॉग जी आई एन आई। अच्छा, तो जो काटने वाली टर्म्स है उनको काट देता हूँ। डेल एन आई से माइनस डेल एन आई कट गया। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेल लॉग डब्ल्यू इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 to k लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई, और डेल एन आई को क्या कर दिया मैंने, बाहर लिख दिया, तो कॉमन लिया है बस और कुछ नहीं किया है, लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई और डेल एन आई। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी उस टाइम पे मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या है आपका कि लॉग डब्ल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा 1, और इसी का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ तो क्या आ जाएगा, डेल लॉग डब्ल्यू इक्वल्स टू में 0। इसी का आगे हम फर्दर यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो है जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है जब, तो आपको ये पता होनी चाहिए, डैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल एनर्जी सिस्टम की, ये दोनों की दोनों हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो जैसा कि आपको बताया यहाँ डेल एन आई है और ये टोटल किसके बराबर है, कैपिटल एन के बराबर था, लेकिन इसका मैंने जब डेल किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी एनर्जी के साथ भी ये भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी क्या आएगी हमारी 0 आएगी। अच्छा, आगे हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोस में भी बताया था। अच्छा, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स से आपके पास क्या आया था कि सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to k, अगर मैं यहाँ पे अल्फा एक जो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर है तो मैं उसको क्या करूँगा, डेल एन आई के साथ लिख दूंगा। यहाँ पे क्या होगा 0 डॉट अल्फा डेट इज़ 0, और ऐसी सिग्मा 1 to k बीटा ई आई डेल एन आई इक्वल्स टू में 0 डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मानते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों इक्वेशन को मानते हैं 3rd and 4th इक्वेशन। अच्छा, तो इसके आगे हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, ये जो हमारी 3rd और 4th इक्वेशन आई है इसको सेपरेट कराएंगे हम अपनी 2nd इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो अगर हम अपनी 3rd वाली इक्वेशन को और 4th वाली इक्वेशन को माइनस कराते हैं 2nd वाली इक्वेशन से तो हमें ये मिलेगा, लेकिन इससे पहले देखिए जो हमारी 2nd इक्वेशन है लॉग जी आई एन आई माइनस लॉग एन आई, ये है एक तरीके से लॉग एम माइनस लॉग एन, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लॉग एम अपॉन एन। तो एम क्या था, ये था मेरा, और एन क्या था, एन आई था यहाँ पे, तो मैंने उसको लिख दिया है। उसके बाद डेल लॉग डब्ल्यू जो है ये हमारा 0 के बराबर है, तो वो पहली वाली जो अभी कंडीशन आई है डैट इज़ जो हमारी ये इक्वेशन आई है हम इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे। अच्छा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एन आई को कॉमन ले रहा हूँ और अंदर की टर्म्स को सेपरेट करके लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, डेल एन आई को बाहर लिख दिया और बाकी की टर्म्स को अंदर रख दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा आई टू के डेल एन आई ये आपका 0 है, ठीक है, और ये पूरी टर्म 0 के बराबर है, तो इससे क्या पता चलता है कि अंदर वाली टर्म को भी 0 होना ही पड़ेगा, और हमें मिल जाएगा ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं और आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 5 को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन में एन आई इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, ये आपको मिला है किससे, 5th इक्वेशन से। ठीक है, अच्छा मैं इसको आगे और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई। आपको पता है अगर लॉग जो है वो इस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, वो ई की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, इसको अगर मैं अच्छे से सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, GI अपॉन NI माइनस NI अपॉन NI। मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर को दोनों साइड। ये क्या है, e रेज टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI। अच्छा, ये तो हो गया हमारा GI अपॉन NI -1। अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, E अल्फ़ा प्लस बीटा EI प्लस 1। लेकिन मुझे क्या चाहिए, NI चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NI अपॉन GI रेसिप्रोकल। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, E रेज टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा EI प्लस 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करके हमें क्या मिला, NI इक्वल्स टू में GI अपॉन में E अल्फ़ा प्लस बीटा EI प्लस 1। और इसी को हम क्या कहते हैं, किसकी टर्म में ये फंक्शन हमारा, E की फंक्शन में है। ठीक है, तो यही वाला हमारा जो फंक्शन है इसको हम फर्मी डिराक फंक्शन भी कहते हैं, जिसका ग्राफ मैंने आपको पहले बताया था। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, ये आपके केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इसको, इसी वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। So thanks for watching this video. Like, share and subscribe to my YouTube channel Say Knowledge and press the bell icon so that you get notified whenever my video drops. तो तब तक के लिए see ya, have a good day और मिलते हैं अगली वीडियो।